अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम और आज हम उसके रिमेनिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशंस एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम बात करते हैं कॉमन आयन इफेक्ट की। तो कॉमन आयन इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स क्लियर करते हैं कि बच्चे हम इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व करें और वो अपने आइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाए, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और वाटर के अंदर डिज़ोल्व करने से जो अपने आइन में कन्वर्ट ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल बच्चे NaCl है, NaCl को हम वाटर के अंदर डिज़ोल्व करेंगे तो अपने आइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब ग्लूकोज है, ग्लूकोज को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो अपने आइन में कन्वर्ट नहीं होगी, तो वो किस एग्जाम्पल में आ जाएगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हमारे पास होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होंगे कि जब वो वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। जो मैक्सिमम मतलब उनके अंदर जो है वो एक्सटेंट ऑफ आयन फॉर्मेशन वो उनका ज़्यादा होगा। जो मैक्सिमम आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो वाटर के अंदर जो कम आयन प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं बच्चे, कॉमन आयन इफेक्ट। द सुप्रेशन बच्चे किसे बोलते हैं कि किसी चीज़ का डिक्रीज कर देना, कम कर देना। द सुप्रेशन ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने कहा था इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। कि कॉमन आयन इफेक्ट क्या है कि इसके अंदर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन को क्या कर देते हैं, सुप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। कैसे? बाय एडिंग अ कॉमन आयन फ्रॉम द आउटसाइड। कि जब हम बाहर से एक कॉमन आयन ऐड करते हैं तो उस कॉमन आयन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, सुप्रेस, डिक्रीज हो जाएगी, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। इसको बच्चे हम एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखें, हम बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिससे बच्चे हम टेबल साल्ट बोलते हैं। अब जब इसको माइन से निकाला जाता है तो ये इम्प्योर फॉर्म में होता है, इसको हमने प्यूरीफाई करना है। तो आप बच्चे देखें, इसको प्यूरीफाई करने के लिए पहले तो इसका हम फिल्ट्रेशन करेंगे, जो इनसॉल्युबल चीज़ें होंगी वो वहाँ से क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। अब इसके सोल्यूशन के अंदर NaCl भी है और कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो उन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम इसकी क्या करवाने जा रहे हैं, इसकी प्यूरिफिकेशन करवाने जा रहे हैं बाय द कॉमन आयन इफेक्ट। इसके बच्चे प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने NaCl का क्या प्रिपेयर करना है बच्चे, इसका सैचुरेटेड ब्राइन सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। ब्राइन कहते भी हम किसे हैं, द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड ब्राइन। सैचुरेटेड सोल्यूशन मीन के जिसके अंदर फर्दर सोल्यूट ऐड करने से वो उसके अंदर हल ना हो, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट प्रोसीड करने से पहले, अच्छा ये हमने इसका NaCl का सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब हमने ब्राइन को प्रिपेयर कर लिया है। उस ब्राइन के अंदर जो NaCl है वो मतलब जब उसके अंदर वाटर के अंदर ऐड करके उसका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो वाटर के अंदर क्या हो चुकी है, डिजोल्व हो चुकी है, और वो कन्वर्ट हो चुकी है। जो NaCl है वो कन्वर्ट हो जाएगी Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। अब बच्चे हमने लास्ट टाइम आपको मैंने लीच शैटलियर प्रिंसिपल पढ़ाया था, A+B C+D, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट हैं। हमने कहा था कि जब प्रोडक्ट वाली साइड पर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो बच्चे रिएक्शन कहाँ मूव कर जाएगा, रिएक्शन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ये अपनी चीज़ याद रखनी। और उसके अलावा बच्चे यहाँ पर हम दो चीज़ों की डिस्कस करेंगे, एक NaCl को और एक बात करेंगे हम HCl की। अगर इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो NaCl होता है ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होता है एज कंपेयर टू HCl। अब NaCl वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है तो मीन ये क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब जो HCl है चूंकि वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्युबल है तो बच्चे वो एक क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मीन इस एग्जाम्पल के अंदर HCl हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और NaCl सोडियम क्लोराइड विल बी आवर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब बच्चे NaCl की बात करें, देखें अगर हम फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएंगे, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएंगे तो इस NaCl की क्या हो रही है, आयोनाइजेशन हो रही है। इसकी आयोनाइजेशन होगी जिस वजह से वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा। अगर यहीं पे मैं रिवर्स डायरेक्शन में जाऊं तो बच्चे रिवर्स डायरेक्शन के अंदर क्या होनी है, इसकी क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मीन कि जब हम रिवर्स बच्चे मूव करेंगे तो उस वक्त वहाँ से जो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आपस में मिलेंगे और NaCl जो है वहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, उसकी क्रिस्टल बन जाएंगी। मीन फॉरवर्ड के अंदर इसकी आयोनाइजेशन हो रही है और रिवर्स के अंदर इसकी क्रिस्टलाइजेशन होनी है। अब इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है और अभी हम इसके एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को देखा। इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं कि प्रोडक्ट को जो है वो नोमिनेटर के अंदर लिखते हैं, रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर के अंदर लिखते हैं। हमने इसकी इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन पर बात कर ली। अब HCl की भी इस तरह है, HCl में वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो वाटर के अंदर आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयन बनाएगा और Cl नेगेटिव आयन बनाएगा। अब बच्चे अगर आप गौर से देखें तो अगर हम उस ब्राइन के सोल्यूशन में से अगर हम HCl को पास करें,
अब NaCl ने क्या प्रोड्यूस किया, क्लोराइड आइन। अब HCl ने भी क्या प्रोड्यूस किया, क्लोराइड आइन। तो होगा क्या कि सोल्यूशन के अंदर क्लोराइड आइन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर ये क्या है कि कॉमन आइन है, और हमने डेफिनेशन में भी यही कहा था कि इस कॉमन आइन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयोनाइजेशन सुप्रेस होनी है। अब बताएं NaCl वीक इलेक्ट्रोलाइट है या HCl, बचे NaCl। तो मीन इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि इस क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से, इस कॉमन आयन की वजह से जो NaCl है उसकी आयोनाइजेशन जो है वो डिक्रीज होगी। मीन ये जो रिएक्शन है ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है बच्चे, हमने ली-शैटिलर प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाता है, और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो वहाँ से NaCl क्या स्टार्ट हो जाएगी, उसकी क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसकी क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे और वो वहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। कि मीन कॉमन आयन की वजह से जो भी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी आयनाइजेशन सुप्रेस हो जाएगी और वहाँ से सेपरेट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर अगेन वही डेफिनेशन को बताया गया, सब कुछ वही है। द एडिशन ऑफ अ कॉमन आयन to the solution of less soluble solute electrolyte suppress its ionization and the concentration of the unionized CpC increase which may come out as a precipitate। ये देखिए अपने precipitate की फॉर्म में वहाँ से अलग हो गई है। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोबारा मिलेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NaCl के अंदर, और सोडियम क्लोराइड वहाँ से वो प्यूरीफाई हो जाएगी, वहाँ से अलग हो जाएगी। अब बच्चे नेक्स्ट हम देखते हैं, इसकी फर्दर एग्जांपल की बात करते हैं। अब यहाँ पे बच्चे हम बात करते हैं, देखें हमारे पास 2 कंपाउंड है, एक हमारे पास है पोटाशियम क्लोरेट एंड पोटाशियम क्लोराइड। अब इस एग्जाम्पल के अंदर पहले हमने ये देखना है इनमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इनमें से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो बच्चे जो पोटाशियम क्लोरेट है ये वाला, ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये लेस सॉल्युबल है, और पोटाशियम क्लोराइड ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये मोर सॉल्युबल है। अब वही बात कि जब हम पहले जो है बच्चे वो पोटाशियम क्लोरेट उसका हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, उस सोल्यूशन के अंदर जब हम KCl को ऐड करेंगे, अब यहाँ पर देखें कॉमन आयन कौन सा बच्चे, पोटाशियम, तो इस कॉमन आयन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इस कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयोनाइजेशन सुप्रेस होनी है। तो फिर बताएं बच्चे कि KCl वो वीक है, मतलब पोटाशियम क्लोराइड वीक है, या पोटाशियम क्लोरेट वीक है, पोटाशियम क्लोरेट वीक है। तो मीन इस कॉमन आयन की वजह से इस पोटाशियम क्लोरेट की जो आयनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाएगी, और पोटाशियम क्लोरेट यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब बच्चे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ द सेकेंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल, कि सेकेंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल को कैसे प्रेसिपिटेट किया जाता है। बच्चे देखें पहले हम बात करते हैं बेसिक रेडिकल हम किसे बोलते हैं। बच्चे याद रखना, जब भी हमारे पास कोई साल्ट बनता है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं HCl प्लस NaOH, ये बच्चे किस में कन्वर्ट हो गया, देखें NaCl प्लस H2, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आपने इस साल्ट को देखें बच्चे, साल्ट को गौर से, अब इस साल्ट के अंदर जो सोडियम है Na पॉजिटिव वो कहाँ से आया, वो बेस से आया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसको हम बेस रेडिकल बोलेंगे। इस तरह क्लोराइड Cl नेगेटिव की बात करें तो वो कहाँ से आया, एसिड से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड रेडिकल बोलेंगे। मीन साल्ट के अंदर जो चीज़ एसिड से आएगी वो एसिड रेडिकल, जो बेस से आएगी वो बेसिक रेडिकल हमारे पास होगी। अब हमने यहाँ पर जो बेसिक रेडिकल होती है इनकी टोटल 6 कैटेगरीज होती है, और हम यहाँ पर प्रेसिपिटेशन करवाने जा रहे हैं सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल की। अब इस सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल के अंदर हमारे पास कौन कौन से रेडिकल आते हैं, इसके अंदर बच्चे हमारे पास मेनली जो आते हैं वो कॉपर Cu+2, Pb+2, मरकरी Hg+2, टिन 2+, एंड ETC, ये हमारे पास डिफरेंट, ये सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल है। जब भी हमने इन सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल की प्रेसिपिटेशन करवानी है तो बच्चे हमें वहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ग्रुप रीजेंट का पता होना ज़रूरी है। तो अब सेकंड जो बेसिक रेडिकल हैं इनके लिए जो ग्रुप जो रीजेंट होते हैं बच्चे वो 2 होते हैं, एक हमारे पास होता है HCl और साथ हम यूज़ करते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। अब हमने बच्चे पहले ये देखना है, गौर से देखें, हमने पहले ये देखना है बच्चे कि सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल, उनके लिए मैंने 2 ये रीजेंट लिख दिए। अब अगली कंडीशन वो इंपॉर्टेंट है, कंडीशन ये है कि सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल उस वक्त प्रेसिपिटेट होंगे जब सोल्यूशन के अंदर इस सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। मीन अगर सोल्यूशन के अंदर सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो फिर वहाँ से वो सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल वहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो अब हमने इस सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को कैसे डिक्रीज करना है उसको हम देखते हैं। बच्चे देखें, हम बात करते हैं H2S की। H2S जो है वो आयोनाइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा H+ एंड सल्फाइड आयन। इस तरह HCl की बात करें तो वो भी आयोनाइज होकर बना देगा H+ एंड Cl नेगेटिव आयन। अब बच्चे इन दोनों के अंदर देखिए, यहाँ पे मैं कंडीशन साथ लिख रहा हूँ
कि प्रेसिपिटेट सेकंड ग्रुप ऑफ रेडिकल प्रेसिपिटेट कब होंगे, जब सल्फाइड की कंसनट्रेशन कम होगी। अब देखें बच्चे, ये कॉमन आइन आ गए हमारे पास, इस H पॉजिटिव आइन, ये भी H पॉजिटिव आइन, ये कॉमन आइन है। अब इस कॉमन आइन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयोनाइजेशन है सुप्रेस होना है। तो अब इन H2S और HCl में से देखें तो जो H2S है बच्चे ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी आयोनाइजेशन सुप्रेस हो जाएगी और ये रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब जितना ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, और जब इस सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उस वक्त बच्चे जो सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल है वो वहाँ से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल। अब बच्चे जो थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल हैं इसमें हमारे पास आते कौन से हैं, Al+3, Cr+3 एंड Fe+3। ये हमारे पास बच्चे हैं थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल। अगेन वही देखेंगे कि इनको प्रेसिपिटेट करने के लिए हमारे पास रिजेंट कौन से होने चाहिए बच्चे, हमारे पास दो रिजेंट हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब फिर हम देख लेते हैं कि इनमें से स्ट्रॉन्ग कौन सा है, इनमें से वीक कौन सा है। तो बच्चे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस भी है, और अमोनियम जो क्लोराइड है ये हमारे पास क्या है, ये बच्चे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मीन जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अमोनियम क्लोराइड ये वाले बच्चे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगली बात कि ये जो थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल है ये प्रेसिपिटेट कब होंगे, जैसे हमने सेकंड में ये बात की थी कि जब सल्फाइड आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो सेकंड ग्रुप ऑफ जो बेसिक रेडिकल है वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल वो बच्चे कब प्रेसिपिटेट होंगे, जब उस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमने वो कंडीशन सेट करनी है कि जब इन कंडीशन के अंदर इस हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होगी तो उस वक्त बच्चे थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल वहाँ से क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो बच्चे क्वेश्चन आपके सामने, ये हमारे पास क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये बच्चे इनका क्या है, कॉमन आयन है, अमोनियम आयन। इस कॉमन आयन की वजह से इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयोनाइजेशन है वो सुप्रेस हो जाएगी। जब आयोनाइजेशन सुप्रेस होगी तो हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन डिक्रीज, जब हाइड्रोक्सल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो वहाँ से थर्ड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। और बच्चे लास्ट हम बात करते हैं, ये जो कॉमन आयन इफेक्ट है इट हैज़ एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन जो साल्ट एनालिसिस अभी बात कर रहे हैं, ये सेकंड ग्रुप ऑफ बेसिक रेडिकल, थर्ड ग्रुप बेसिक रेडिकल, ये साल्ट एनालिसिस हैं, इनको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। एंड द प्रिपरेशन ऑफ बफर, और बफर बनाने के लिए भी हम कॉमन आयन इफेक्ट को यूज़ करते हैं। अब बच्चे नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है बफर सोल्यूशन। बच्चे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, समझने वाले हैं, बस जस्ट आपने इनको जो है ना इनको क्लियर करना है। अब बात करते हैं बच्चे बफर की। बफर का मतलब क्या होता है, बफर एक ऐसी चीज़ को बोलते हैं, बफर का मीनिंग वैसे उर्दू में क्या होता है कि झटका बर्दाश्त करना। जैसे कभी आप बच्चे जो हैं आपने कभी देखे होंगे गांव के अंदर वो जो मिट्टी के बर्तन जो बेचते हैं तो उन बर्तन के दरमियान उन्होंने वो पराली से रखी होती है। वो पराली का काम क्या होता है कि वो बर्तन अगर कोई झटका लगा है, अगर कोई जंप लगा है तो वो उस जंप को वो जो जाली होती है और सॉरी वो जो पराली होती है वो बर्दाश्त करता है कि वो जो मिट्टी के बर्तन है वो टूटे नहीं। बच्चे गाड़ी का एग्जाम्पल ले लें, अब गाड़ी के अंदर जो शाख लगे होते हैं उन शाख का काम क्या होता है कि हमें मतलब कि वो जो जब गाड़ी मतलब जब जंप आए तो हमें झटका ना लगे, वो जो शाख होते हैं वो उस झटके को क्या कर लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये बफर है। मतलब ये मैंने शाख एग्जाम्पल दी वो भी बफर है, आपको पराली की एग्जाम्पल दी है कि जो बर्तनों को टूटने से बचा रही वो भी क्या है, वो भी बफर है। मतलब बफर का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त करना, कोई झटके को बर्दाश्त करना। अब बफर सोल्यूशन की बात करें तो बच्चे बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है कि जिन्होंने पीएच के अंदर चेंज नहीं आने देना। पीएच के अंदर जो चेंज है उसको रेजिस्ट करना है कि चेंज कम से कम आए। कब, जब उस सोल्यूशन के अंदर हम बाहर से कोई एसिड या बेस ऐड करेंगे। कि अगर हम किसी सोल्यूशन के अंदर बाहर से स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करें और वो सोल्यूशन अपनी पीएच को चेंज होने में रेजिस्ट करे, पीएच को चेंज ना होने दे, उस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बफर सोल्यूशन बोलते हैं। और बच्चे जो हर एक जो बफर सोल्यूशन होता है उसकी एक स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और उस बफर सोल्यूशन को जितना मर्जी डाइल्यूट करते हैं, जितना मर्जी वाटर ऐड करते हैं, उसकी पीएच कभी भी चेंज नहीं होगी। और अगर उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए रखते हैं, आपके लिए इसकी कंडीशन ये है कि उसके अंदर कोई बच्चे इंप्योरिटी वगैरह ऐड ना हो, तो बेशक वो लॉन्ग टाइम के लिए भी पड़ा रहेगा तो फिर भी उसकी पीएच है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। बफर हमारे पास जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं एसिडिक बफर और एक हमारे पास होते हैं बेसिक बफर। वन बाय वन इनको भी देख लेते हैं। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एसिड बफर। अब जो एसिडिक बफर हमारे पास होते हैं ये हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, बाई मिक्सिंग अ वीक एसिड। अब वीक एसिड हम ले लेते हैं बच्चे, हमारे पास है सोडियम एसिडिक एसिड CH3COOH, ये एक हमारे पास वीक एसिड है, इसकी Ka की वैल्यू वो बहुत कम होती है, तो ये एक वीक एसिड है। अच्छा, अब हमने इस वीक एसिड को मिक्स करना है किसके साथ, इसी के साल्ट के साथ। और इसका साल्ट कब बनाना है, विद स्ट्रॉन्ग बेस। मीन एक तुम्हारे पास ये आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट, अब इसका बनाने लगा हूँ मैं साल्ट। ये देखो मैंने दोबारा इसको लिख दिया CH3COOH,
इसका बनाने लगे हैं साल्ट, लेकिन साल्ट बनाते वक्त इसको हमने ट्रीट करना स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, हम करते हैं NaOH के साथ। तो जब इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे, ये एसिड है, ये बेस है बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन साल्ट बनेगा, और साल्ट का नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट CH3COONA। मतलब दो कंपोनेंट है ना, एक उसका क्या है वीक एसिड और एक उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साल्ट। तो इस साल्ट को और इस वीक एसिड को जब हम मिक्स करेंगे तो इस बफर सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर सोल्यूशन। और इसकी जो pH होती है बच्चे, इट्स pH इज़ लेस देन 7, जो pH होगी वो 7 से कम होगी। इस तरह हम बेसिक रेडिकल की बात करें, सॉरी इसकी बात करें, बेसिक बफर की बात करें, तो बच्चे बेसिक बफर के अंदर इसको उल्टा कर देना है। अब यहाँ पे हम लेंगे वीक बेस और फिर उस वीक बेस का साल्ट बनाएंगे। कब, जब उस वीक बेस को हम ट्रीट करेंगे किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब इस एग्जांपल देखें, हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इस वीक बेस का पहले बना लेते हैं साल्ट। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस आ गई, इसका साल्ट बनाने के लिए इसको हमने ट्रीट करना है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, मैंने HCl के साथ ट्रीट कर दिया। तो बच्चे प्रोडक्ट क्या बनेगी, अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो जब मैं इस अमोनियम क्लोराइड को मतलब जो बेस है उसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ जो मैंने साल्ट बनाया है, इस साल्ट को जब मैं उस वीक बेस के साथ मिक्स करूंगा तो उसमें बच्चे बोलते हैं बेसिक बफर, और इसकी जो pH होती है वो 7 से ग्रेटर होती है। यहाँ पर एग्जांपल बताई गई है बच्चे, एसिडिक के अंदर कौन सी थी, मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, और यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। अब बच्चे यहाँ पर सिर्फ एक बात और सुन लें बच्चे, देखें इसको हम एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, ये जो हमने समझना है और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। देखें मैं बात करने जा रहा हूँ CH3COOH, ये एसिड है बच्चे। जब एसिड आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। तो बच्चे आपने कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पढ़ा होगा, कॉन्जुगेट देखें एसिड और बेस। अब एसिड के आयोनाइज होने से ये जो बेस बनेगी हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस। ये इस एसिड की क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो एक्चुअली जो एसिडिक जो बफर होता है उसके अंदर मेनली दो कंपोनेंट, दो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से, एक वीक एसिड और एक उस वीक एसिड की कॉन्जुगेट बेस, यही दोनों जो हैं वो एक्टिवली मौजूद होते हैं। इस तरह अगर मैं बेसिक बफर की बात करूं तो बेसिक बफर के अंदर बच्चे दो चीज़ें होंगी, कौन कौन सी, एक वही कि वीक बेस और एक उस वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड, क्योंकि बेस से क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से क्या बनती है, कॉन्जुगेट बेस। तो मतलब ये उनके दरमियान क्या होंगे, एक्टिव उनके रीजन होंगे। अब बात करते हैं कि वाई डू हमें बफर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो बच्चे देखें, आपने याद रखना हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप ऑफ बफर होते हैं, फॉस्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर एंड प्रोटीन बफर। ये 3 बफर बच्चे हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब इनमें से हमने जो बात करनी है बच्चे वो हम बात करेंगे बाइकार्बोनेट बफर की बात करेंगे। अब जो बाइकार्बोनेट बफर है, अब देखें इस जो बच्चे जो बाइकार्बोनेट होता है ना, ये हमारे जो सेल्स होते हैं ये उनके अंदर मौजूद होते हैं, और इन्हीं की वजह से जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड खुद क्या है, ब्लड खुद बच्चे एक बफर सोल्यूशन है। ब्लड खुद बफर सोल्यूशन के तौर पर काम कर रहा होता है। मतलब जो ब्लड होता है वो ब्लड की pH को चेंज नहीं होने देता। ब्लड की pH बच्चे कितनी होती है, 7.35। अगर ये डिक्रीज होकर 7 या इंक्रीज होकर 8 तक चली गई तो उसकी वजह से पर्सन की जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से जो ब्लड है बच्चे वो एक्ट करता है एज अ बफर सोल्यूशन, और वो अपनी pH के अंदर चेंज नहीं होने देता। अब इसको हमने बच्चे देखना है कि देखिए मैंने आपको बताया कि बच्चे जो पहले हम देख लेते हैं बाइकार्बोनेट आयन की मैंने बात की। बाइकार्बोनेट आयन बच्चे कैसे बनते हैं, देखें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब जब हम जब जो सेल होते हैं, जब सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, वो वाटर से मिलेगी तो क्या बना देगी, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और जब ये कार्बोनिक एसिड जब बच्चे आगे आयोनाइज होगा तो आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, बाइकार्बोनेट आयन प्लस H पॉजिटिव। और ये बाइकार्बोनेट आयन और ये H पॉजिटिव, ये बच्चे जो हैं ये एक्ट करेंगे एज अ बफर, और ये उसकी pH को चेंज नहीं होने देते। अब बच्चे हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखें हमारे पास कोई भी बच्चे जो केमिस्ट है, जब भी उसने कोई सोल्यूशन कोई भी प्रिपेयर करना है तो वो इस तरह का सोल्यूशन प्रिपेयर करेगा कि अगर बाहर से कोई एसिड या बेस ऐड कर दें तो उस सोल्यूशन की pH चेंज ना हो। मतलब कोई भी केमिस्ट है वो एक सिलेक्टिवली सोल्यूट को सिलेक्ट करेगा, और उन सोल्यूट के ज़रिए वो एक ऐसा सोल्यूशन बनाएगा कि उस सोल्यूशन के अंदर अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की स्मॉल अमाउंट ऐड करें तो उसकी pH के अंदर चेंज नहीं होगा। उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें तो हम बफर बोलते हैं। अब जो बफर हैं बच्चे, इनके डिफरेंट जो ब्रांचेज़ हैं, उनकी साइंस की जो ब्रांचेज़ हैं उनके अंदर ये यूज़ होते हैं। जो बफर है बच्चे केमिस्ट्री के अंदर भी यूज़ होते हैं। इस तरह अलाइड साइंसेज हमारे पास, जैसे कि मॉलिकुलर बायोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, सॉइल साइंसेज,
न्यूट्रिशन, क्लिनिकल एनालिसिस, बच्चे इन सब के अंदर जो है ये बफर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। अब बच्चे हम बात करते हैं जो मेन हमारी चीज़ है वो ये है हाउ डू बफर एक्ट। और ये भी बच्चे एक इंपॉर्टेंट MCQ है कि बफर इज़ जस्ट द एप्लीकेशन ऑफ कॉमन आइन इफेक्ट, कि जो बफर है, बफर जो सोल्यूशन होते हैं ये कॉमन आइन इफेक्ट उसकी एप्लीकेशन है। अब बच्चे मेन हमारा जो हमने जो समझना है वो ये है हाउ डू द बफर एक्ट, कि बफर अपना काम कैसे करते हैं, कैसे इन्होंने उस pH के अंदर चेंज को नहीं आने देना, कैसे ये उस pH की, इस सोल्यूशन की pH को मेंटेन करेंगे, हालांकि हम एसिड बेस ऐड कर रहे हैं लेकिन उसकी pH चेंज नहीं हो रही। तो बच्चे देखें, इसमें पहले बार हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिडिक बफर की। अब हम आपको बताया था कि एसिडिक बफर कब बनता है, कि जब हम वीक एसिड को मिक्स करेंगे उसके साल्ट के साथ। साल्ट कब बनेगा, जब उस वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो ये साल्ट आ गया, ये वीक एसिड आ गया, उन दोनों को मिक्स किया, उनका बच्चे क्या बन गया, एसिडिक बफर बन गया। अब एसिडिक बफर बनाने के लिए पहले मैं क्या करूंगा बच्चे, पहले हम क्या करेंगे, एसिडिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे। जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा बच्चे, एसीटेट आयन बनेगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, मतलब H पॉजिटिव आयन, लेट्स हमारे साथ बन गया, ये H पॉजिटिव आयन बन गया, मतलब एसीटेट आयन बन गया, साथ में H पॉजिटिव आयन बन गया। अब बच्चे देखिए, अभी तक सोल्यूशन में हमने जस्ट क्या ऐड किया है, एसिटिक एसिड ऐड किया। तो जब एसिटिक एसिड ऐड किया, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हुई, इंक्रीज हुई। बच्चे हमें pH का पता है, pH क्या होती है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जितनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी तो pH क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। अब नॉर्मल वाटर की pH कितनी थी होती है बच्चे, वो तो 7 होती है, लेकिन अब चूंकि वाटर के अंदर हमने एसिडिक एसिड को ऐड कर दिया, जैसे जैसे एसिडिक एसिड उसके अंदर डिसॉल्व होगा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से उस वाटर की जो pH है वो 7 से डिक्रीज हो जाएगी। अब वो 7 से कितनी डिक्रीज हो जाएगी, हम इस टेबल से देखते हैं। बच्चे गौर से देखें, ये टेबल हमारे पास। अब वाटर के अंदर हमने जस्ट क्या ऐड किया है, 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ एसिडिक एसिड। अभी तक हमने जो साल्ट है वो अभी हमने ऐड नहीं किया, सोल्यूशन के अंदर जस्ट क्या पड़ा हुआ है, एसिटिक एसिड। तो बच्चे जो एसिटिक एसिड है उसकी डिसोसिएशन कितनी हो रही है, जस्ट 1.3%। मतलब कि हमारे पास अगर 1000 हैं तो 1000 में से जो 13 हैं वो आयोनाइज होंगे। जब 100 में से बात करूंगा तो 100 में से 1.3 वो जस्ट आयोनाइज हो रहे हैं। मतलब इसकी आयोनाइजेशन बच्चे वो बहुत कम होती है, क्योंकि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये एसिडिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक एसिड है, इतना ज़्यादा अपने आयन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। अच्छा, फिर भी जब H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होंगे तो उसकी वजह से इसकी जो pH है, जितने H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होंगे तो इसकी pH उतनी कम होगी, तो इसकी pH जो है वो 7 से कम होकर कितने पे आ गया, 2.89 पे आ गई। मतलब जब हमारे पास वाटर के अंदर 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एसिडिक एसिड ऐड करेंगे, जस्ट अभी तक हमने एसिडिक एसिड ऐड किया, साल्ट ऐड नहीं किया, तो जो वाटर है उसकी pH वो डिक्रीज होकर कितने पे आ गया, 2.89। और यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर इसकी डिसोसिएशन कितनी है, 1.3%। मतलब 100 में से जस्ट 1.3 जो मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट होंगे। अब बच्चे गौर से देखिए, अब हम जैसे जैसे इसके अंदर ऐड करेंगे साल्ट, जब साल्ट ऐड करेंगे सोडियम एसीटेट, तो उसकी वजह से एक कॉमन आयन प्रोड्यूस होगा, और उस कॉमन आयन की वजह से जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, वो सुप्रेस हो जाएगी। हमने अभी बच्चे लास्ट टाइम कॉमन आयन इफेक्ट में बात की थी। अब देखें यहाँ पर एसीटेट आयन क्या है, एसीटेट आयन इज अ कॉमन आयन। इस कॉमन आयन की वजह से एसिडिक एसिड वीक एसिड है तो इसकी बच्चे आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी, सुप्रेस। अब जब इसकी आयोनाइजेशन सुप्रेस हो जाएगी, जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो उस वक्त सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो सोल्यूशन की pH इंक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर बच्चे टेबल के अंदर देखें, जब हमने उसके अंदर 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर उसके अंदर हमने ऐड किया सोडियम एसीटेट, तो उसकी वजह से देखें उसकी डिसोसिएशन फर्दर क्या हो गई है, डिक्रीज। जब डिसोसिएशन डिक्रीज होगी मतलब डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो देखें सोल्यूशन की pH क्या हो चुकी है, इंक्रीज। और वो 2.89 से इंक्रीज होकर कहाँ पे चली गई, 4.44 पे। अब आप खुद देखें, जैसे जैसे हम बच्चे साल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे, तो साल्ट की कंसंट्रेशन की इंक्रीज़ करने की वजह से इस एसिडिक एसिड की जो डिसोसिएशन है वो फर्दर क्या होती जा रही है, सुप्रेस होती जा रही है। जब वो जितनी ज़्यादा सुप्रेस होती जाएगी, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन उतनी कम होती जाएगी और सोल्यूशन की pH क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। और लास्ट कंडीशन, अगर लास्ट पॉइंट अगर आप देखिए कि अगर 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एसिटिक एसिड होगा, 0.15 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एसिड मतलब वो हमारा जो साल्ट होगा वो होगा, तो बच्चे इसकी डिसोसिएशन कितनी डिक्रीज हो जाएगी, वो जस्ट रह जाएगी 0.012। और इसकी pH वो इंक्रीज होकर कहाँ पहुँच जाएगी, 4.92 पर। और हम बोलेंगे इस कंडीशन के अंदर ये हमारे पास क्या है, ये एक एसिडिक बफर जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, कि हमने वही एसिड के अंदर साल्ट को ऐड किया, तो अब ये हमारे पास जो है ये बफर जो है ये सोल्यूशन
प्रिपेयर हो चुका है। अभी तक हमने एक बात देखी कि जैसे जैसे साल्ट की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एसिटिक एसिड की जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसकी आयनाइजेशन जो है वो सुप्रेस होती जा रही है। अब बच्चे मैंने आपको अभी 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 बताया था जब मैं टाइप्स पढ़ा रहा था बफर की, मैंने कहा था कि जो एसिडिक बफर होते हैं उसके बच्चे उनके जो टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स। एक उसका होता है खुद एसिड CH3COOH, खुद एसिड, और साथ उसकी कॉन्जुगेट बेस, वो क्या थी CH3COO नेगेटिव, जिसको हम एसीटेट आयन में बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर जो एक्टिव रीजेंट होंगी, जो ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद होंगी सोल्यूशन के अंदर, वो बच्चे मौजूद होंगी एसिटिक एसिड और साथ उसकी ये कॉन्जुगेट बेस मौजूद होंगी। अब हमने ये देखना है कि ये एसिडिक बफर बाहर से एसिड या बेस ऐड करने की वजह से वो पीएच को चेंज क्यों नहीं होने देता, क्या इसने ऐसा क्या काम करना है, इसके अंदर क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि जिसकी वजह से पीएच चेंज नहीं होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं बच्चे। अब हम बाहर से ऐड करने जा रहे हैं एसिड। हमने इसी एसिडिक बफर के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ बाहर से एसिड ऐड कर दिए। अब हमें पता है कि जो एसिड होता है वो क्या देता है, H पॉजिटिव आयन। अब इस सोल्यूशन की पीएच डिस्टर्ब होगी, लेकिन उस पीएच की सोल्यूशन की जो पीएच है, अगर हम इस H पॉजिटिव आयन को कंट्रोल कर लेंगे, इनको कहीं ना कहीं यूज़ कर देंगे, अगर इनको यूज़ कर देंगे तो फिर सोल्यूशन की पीएच वो चेंज नहीं होगी। बच्चों दोबारा सुने, मैंने बाहर से एसिड ऐड किया, तो इस एसिड की वजह से क्या पॉसिबिलिटी है कि सोल्यूशन की पीएच क्या हो जाएगी, चेंज। लेकिन अगर हम इन H पॉजिटिव आयन का कोई ना कोई बंदोबस्त कर दें, इनको कहीं ना कहीं यूज़ करवा दें, तो फिर पीएच चेंज नहीं होने वाली। तो इनका हमने यूज़ कहाँ पे करना है बच्चे, देखें हमने कहा था कि सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कॉन्जुगेट बेस मौजूद है, एसीटेट आयन मौजूद है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो बच्चे ये नेगेटिव चार्ज एसीटेट आयन जब H पॉजिटिव जो हम बाहर से ऐड कर रहे थे उनके साथ मिलेंगे और मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो एसिटिक एसिड है, क्योंकि वो एक वीक एसिड है, तो वो जिसकी वजह से इस सोल्यूशन की पीएच वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होगी। इस तरह अगर हम बाहर से कोई बेस ऐड कर दें, जो बेस होगी वो OH नेगेटिव आयन देगी, और वो जो OH नेगेटिव आयन होगा, यहाँ पर देखें अगर हमने बाहर से कोई बेस ऐड कर दिया, वो जो बेस होगी वो इस मतलब जो OH नेगेटिव बाहर से ऐड कर रहे हैं वो इस H पॉजिटिव आयन से क्या करेगी, इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी, जिस वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब ये वाटर प्रोड्यूस होगा तो अब देखें प्रोडक्ट में से हम चीज़ डिक्रीज कर रहे हैं, तो ये रिएक्शन कहाँ चला जाएगा, ये फॉरवर्ड के अंदर चला जाएगा। मतलब उतने ज़्यादा एसिडिक एसिड आयोनाइज होगा, उतने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन देगा, और जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे तो वो बाहर से आने वाले हाइड्रोक्साइड क्या करते जाएंगे, उसको न्यूट्रल करते जाएंगे। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि सोल्यूशन की पीएच वो चेंज नहीं होगी। तो इस तरह ये जो होते हैं बच्चे, जितने बफर होते हैं, चाहे एसिडिक हों चाहे बेसिक बफर हों, तो वो सोल्यूशन की पीएच को चेंज नहीं होने देते। अब यहाँ पर हम हेंडरसन इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द pH एंड POH। ठीक है, अब बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, वही हमारे पास ये एक वीक एसिड है, ये आयनाइज होकर किस में कन्वर्ट हुआ, H पॉजिटिव और साथ A नेगेटिव, और ये उसका साल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव और A नेगेटिव के अंदर। अब बच्चे यहाँ पर एक आपने बात याद रखनी है कि ये जो A नेगेटिव की हम बात करेंगे तो देखें ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम A नेगेटिव आगे यूज़ करेंगे तो फिर मतलब हम क्या सपोज करेंगे कि A नेगेटिव हम कहाँ से ले रहे हैं, वो साल्ट मेनली प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि जो एसिड है वो तो वीक है, वो इतना ज़्यादा हमें A नेगेटिव प्रोवाइड नहीं करेगा। तो मीन हम ये बोलेंगे कि A नेगेटिव इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय द साल्ट। साल्ट हमें ज़्यादा क्या प्रोवाइड कर रहा है, A नेगेटिव, क्यों, क्योंकि साल्ट की आयनाइजेशन क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। अब बच्चे इसके लिए हम केसी की वैल्यू लिख लेते हैं। वही बात, केसी की वैल्यू कैसे लिखेंगे, हम बच्चे प्रोडक्ट को ऊपर लिखेंगे और रिएक्टेंट को नीचे लिखेंगे। अब देखें, अब H हमारे पास क्या है बच्चे, अच्छा इसको ना हम क्या करते हैं बच्चे, इसको रीअरेंज करते हैं। ये तो हमने इसकी लिखनी है ना, Ka की वैल्यू लिख ली, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड होता है। अब हमने इसको बच्चे रीअरेंज कैसे करना है कि हमने H पॉजिटिव आयन को साइड पे कर लेना, ये H इधर डिवाइड उधर हो जाकर मल्टीप्लाई, और A नेगेटिव इधर मल्टीप्लाई उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, H पॉजिटिव KaHA नेगेटिव। अब बच्चे इसका हमने क्या करना है, इसको पहले हम सबको लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि जब माइनस लॉग करेंगे तो बच्चे इनकी वो pH बन जाएगी, मतलब जो Ka होगा वो pKa में कन्वर्ट हो जाएगा, जो H पॉजिटिव आयन होगा वो बच्चे pH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ना हम इनको -1 से भी और लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये वाली साइड क्या बन जाएगी बच्चे, देखें माइनस लॉग H पॉजिटिव क्या बन जाएगी, pH, ठीक है, माइनस लॉग K क्या बन जाएगी बच्चे हमारे पास pKa बन जाएगी। ये देखें ये pKa बन गई, ये हमारे पास क्या बन गई, pH बन गई। आगे बच्चे वही माइनस लॉग HA ओवर A नेगेटिव। बच्चे H हमारा क्या चीज़ है, एसिड है। अब वही बात आपको भी मैंने बताया कि A नेगेटिव का मेनली सोर्स क्या था, साल्ट, तो हम क्या लिखेंगे, एसिड ओवर साल्ट। अब यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इन दोनों की जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं, मतलब हम लिखेंगे साल्ट ओवर एसिड। जब साल्ट ओवर एसिड लिखेंगे फिर यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव लॉग साल्ट ओवर एसिड, जिसे हम क्या बोलते हैं, हेंडरसन इक्वेशन फॉर द एसिड। ये देखें
ये बच्चे हमने उनकी जो है वो उल्ट कर दिया। हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। मतलब अब अगर हमें दो चीज़ों का पता चल जाए तो हम किसी भी सोल्यूशन की पी एच को कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कौन सी दो चीज़ें, अगर हमें उस सोल्यूशन की पी के ए वैल्यू का पता हो और साल्ट और एसिड उन दोनों की जो कंसनट्रेशन की जो रेशो होगी, अगर उस रेशो का हमें दोनों दो चीज़ों का पता होगा, अगर पी के ए का पता होगा और ए साल्ट और एसिड उनकी कंसनट्रेशन की रेशो का पता होगा, तो फिर हम उस सोल्यूशन की पी एच वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए हमने बात की एसिडिक एसिड की। अब बच्चे एसिडिक एसिड के अंदर देखें, एसिडिक एसिड जितना होगा उतना हमारे पास हमने क्या ऐड किया उसके अंदर, वो साल्ट ऐड किया। मतलब दोनों की कंसंट्रेशन हम इक्वल रख लें। मतलब लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये भी हमारे पास क्या है 1 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। मतलब यहाँ पर एसिड और साल्ट उनकी कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल। तो बच्चे इक्वेशन लिख देते हैं, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग, ऊपर साल्ट होगा नीचे क्या होगा, एसिड होगा। अब जितना साल्ट है लेट्स सपोज वो 1 था, एसिड भी कितना है 1, तो 1 1 से मतलब जवाब क्या रहेगा 1, और लॉग 1 बच्चे कितना होता है 0। लॉग 1 अगर 0 होगा तो मतलब उस सोल्यूशन की जो पी एच होगी वो उसकी पी के ए के इक्वल होगी। और हमें पता है बच्चे के जो एसिडिक एसिड होता है, एसिडिक एसिड की पी के ए कितनी होती है 4.74। तो बच्चे फिर इस सोल्यूशन की पी एच भी कितनी होगी 4.74। तो मतलब हमने यहाँ से ये पॉइंट निकाला, हमने ये पॉइंट निकाला, अगर उस सोल्यूशन के अंदर एसिड और साल्ट उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो उस केस में जितना उस एसिड का पी के ए होगा उतनी ही उस सोल्यूशन की पी एच होगी। मतलब पी एच इज इक्वल टू पी के ए। अब इसलिए हम बात करते हैं एसिडिक एसिड की बात करते हैं, तो एसिडिक एसिड के बच्चे हमारे पास पी एच कितनी आ जाएगी 3.78। क्यों, क्योंकि एसिडिक एसिड की जो फार्मिक एसिड की पी के ए की वैल्यू कितनी होती है 3.78। देखे ना, पी एच इज इक्वल टू पी के ए कब होगा, जब साल्ट और एसिड उन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो पी एच होगी वो पी के ए के बराबर होगी। अब इसकी पी के कितनी होती है 3.78, तो मतलब ये इसकी फिर क्या होगी सोल्यूशन की पी एच होगी। अब बच्चे नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर एक ये देखें, हमारे पास एक एग्जांपल है, आगे इसको एग्जांपल को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखें अब हम बात कर रहे हैं बच्चे, हमने अभी बात की थी एसिटिक एसिड की बात की थी, ठीक है। एसिटिक एसिड की जो पी के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4.74, वो मैंने लिख दिया, प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। अब हम इनकी कंसंट्रेशन इक्वल नहीं ले रहे, एसिड कितनी ले रहे हैं 0.1, तो हमने 0.1 लिख दिया, साल्ट कितनी है 1, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। 1 ओवर 0.1 करेंगे तो 10 आ जाएगा, लॉग 10 किसको होता है 1 के, और 1 के अंदर 4.74 ऐड करेंगे तो हमारी इसकी पी एच कितनी आ जाएगी 5.74। अब इनको उल्ट कर देते हैं, पहले हमने एसिड कितना लिया था 0.1, अब उसको हम 1 लेंगे, और साल्ट पहले हमने कितना लिया था 1, अब हम क्या लेंगे 0.1। तो ये वैल्यूज़ बच्चे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3.74। तो मतलब ये जो एसिडिक एसिड का जो बफर है, अब हमने ऊपर जो उनकी जो कंसंट्रेशन ली है, मतलब उन कंसंट्रेशन को यूज़ करके, उन कंसंट्रेशन को वेरी करके, उनको चेंज करके हम 3.74 से लेकर 5.74 पीएच तक ये उसका जो सोल्यूशन है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। और बच्चे ये भी अपनी बात याद रखनी है कि उनके अंदर उनकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो उनकी बफर कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। इस वजह से हमें अभी हम नेक्स्ट देखते भी हैं। इस तरह बच्चे बेस की बात करें तो बेस के लिए जो हेंडरसन इक्वेशन बनेगी बिल्कुल सेम है, क्या जैसे क्या लिख देना है पी ओ एच, और इधर पी के एक जगह लिख देंगे पी के बी प्लस वही लॉग साल्ट ओवर बेस। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी पी ओ एच आएगी। मतलब यहाँ पर जो पी ओ एच है वो भी दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है बच्चे, एक पी के बी की वैल्यू के ऊपर और साथ में साल्ट और बेस कंसंट्रेशन की रेशियो के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब बच्चे यहाँ पर एक हमारे पास जो है वो एग्जांपल है, बिल्कुल आसान है। अब उन्होंने हमें बच्चे देखें साल्ट की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, एसिड की कंसंट्रेशन भी दी हुई है, ठीक है, और एसिड का उन्होंने हमें के ए की वैल्यू दी हुई है। इस के ए की वैल्यू को पहले हम मालूम कर लेंगे पी के ए। पी के कैसे मालूम करेंगे बच्चे, इसका नेगेटिव लॉग लेंगे, जब इसका नेगेटिव ये देखें ये लॉग लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4.74। वैसे भी अब आपको याद हो जानी चाहिए कि जो एसिडिक एसिड होता है इसका पी के ए की वैल्यू कितनी होती है 4.74 होती है। इक्वेशन बच्चे हमने लिख दी, पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग साल्ट ओवर एसिड। पी के की वैल्यू पुट कर दी 4.74, साल्ट कितना था 0.11, एसिड कितना है 0.09। तो बच्चे इनको डिवाइड करके इनको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4.83। सिंस द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इज मोर देन द एसिड सो द पीएच ऑफ द बफर इज ग्रेटर देन द 4.74। तो मतलब उसकी जो सोल्यूशन की जो, क्योंकि देखें साल्ट ज़्यादा था, अब साल्ट ज़्यादा होने की वजह से उस पीएच की जो बफर की जो पीएच है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, मतलब वो क्या बन गई है वो थोड़ी सी बेस बन गई है। क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो है वो मतलब बेस ऐड की थी। क्यों, देखें जो साल्ट होगा ना, साल्ट जब आयनाइज होगा तो वो क्या बनाएगा CH3COO नेगेटिव, जितनी सी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा बेसिक होता जाएगा। तो इसकी जो पीएच है वो 4.74 से इंक्रीज होकर कहाँ पे चली गई है 4.83 के ऊपर। अब बच्चे हम बात करते हैं बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी हम बोलते हैं कि सोल्यूशन की
वो कैपेबिलिटी, उसकी वो कैपेसिटी किस हद तक वो उस पीएच के अंदर जो चेंज है उसको वो रेजिस्ट कर सकता है, मतलब उस सोल्यूशन की कितनी अगर पीएच चेंज हो तो उसको बर्दाश्त कर सकेगा। तो बच्चे ये हम क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करेंगे, हमें ये पता होगा कि हमें वो कितना एक्स्ट्रा एसिड या बेस चाहिए कि जिसको हम फर्दर मजीद ऐड करें तो हमारा बफर ही डिस्ट्रॉय हो जाए। मतलब इनकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट के अगर हम ज़्यादा एसिड या बेस डालेंगे फिर बफर ही क्या कर जाएगा, डिस्ट्रॉय कर जाएगा। अब हमने इनकी वो कैपेसिटी, इनकी वो कैपेबिलिटी फाइंड करनी है कि किस हद तक ये उसको क्या कर सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। तो बच्चे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल अगेन बताई गई है, गौर से देखिए, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। देखें बच्चे, अब इस सोल्यूशन के अंदर हमने साल्ट कितना लिया 0.11, एसिड कितना लिया, एसिडिक एसिड 0.09। अब इस सोल्यूशन की पीएच अभी हमने ऊपर फाइंड की थी, कितनी आई थी 4.83। अब इस बफर के अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं 0.01 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हम बाहर से जो है ना वो एक स्ट्रॉन्ग जो बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस वो इस बफर के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। और जब बफर के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड करेंगे तो हमने ये चेक करना है कि ये उसकी पीएच को कितना चेंज करती है। ठीक है, अब एक बात आपने पहले ये याद रखनी है, अगर इसी 0.01 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो वाटर के अंदर अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस ऐड होगी तो वाटर की पीएच को ये 7 से लेकर 12 तक उसको चेंज कर सकती है, मतलब इतनी ये स्ट्रॉन्ग बेस होती है। लेकिन अभी हमने देखना है कि अगर इसी NaOH को, इसके 0.01 मोल को अगर हम बफर के अंदर ऐड करते हैं तो ये उसका कितना अफेक्ट करेगी। तो बच्चे यहाँ पर देखें गौर से, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, 100% आयोनाइज होगी। अगर इसका 0.01 मोल है तो मतलब ये 0.01 मोल में क्या प्रोड्यूस करेगी, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगी। अब बच्चे देखिए हमारे पास जो एसिटिक एसिड था उसके हमारे पास टोटल मोल कितने थे, टोटल उसके मोल थे 0.09। ठीक है, अब ये आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव और साथ में H पॉजिटिव। अब देखें ना हमारे पास जो OH नेगेटिव आए पड़े हैं वो कितने आए पड़े हैं, 0.01। भाईजान इनको हमने इस्तेमाल करना है, तो फिर इनको इस्तेमाल करने के लिए एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा और वो क्या बनाएगा, H पॉजिटिव आयन। ये H पॉजिटिव आयन इन OH नेगेटिव आयन से मिलेंगे तो वाटर बन जाएगा। अब कितना एसिटिक एसिड आयोनाइज होगा, ये आयोनाइज होगा 0.01। तो जब ये 0.01 आयोनाइज होगा तो ये भी कितना बनेगा, 0.01, और H पॉजिटिव आयन भी कितने बनेंगे, 0.01। अब देखिए टोटल हमने एसिड कितना लिया था, 0.09, उसमें से 0.01 क्या हो गया, यूज़ हो गया। तो फिर इस 0.09 में से हम वो 0.01 माइनस करेंगे तो मतलब हमारे पास अब जो एसिड है वो कितना रह चुका है, 0.08। ये एसिड लेफ्ट बिहाइंड। अब आ जाए साल्ट के ऊपर। साल्ट बच्चे हमने कितना लिया था, 0.11, लेकिन अब हमारे उस सोल्यूशन के अंदर देखें एसिटेट आयन और अपेयर हो गए, 0.01 और ऐड कर दें तो वो कितना हो जाएगा, 0.12। तो मतलब अब हम जो साल्ट की जो मिकदार लेंगे बच्चे वो लेंगे 0.12 और एसिड कितने लेंगे, 0.08। जब इनको वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, पीएच कितनी आ जाएगी, 4.92। तो मतलब देखें कि हमने कहा कि अगर हम 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डालेंगे तो उसकी पीएच चेंज हो रही थी 7 से लेकर 12 तक। लेकिन इसी 0.01 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने उस बफर के अंदर डाला है तो उसकी बचे देखें पीएच कितनी चेंज हुई, सिर्फ वो 4.83 से इंक्रीज होकर कितनी हो गई, 4.92। मतलब जस्ट उसके अंदर कितना चेंज आया, 0.1 चेंज। और बफर की कैपेसिटी यही होती है कि वो जो पीएच है उसको वो चेंज नहीं होने देते। एक बात आपने लास्ट बच्चे याद रखने की, जितनी उन साल्ट और एसिड उन दोनों की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी तो उस बफर की कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। लास्ट बच्चे हमारा टॉपिक है वो है बच्चे इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बच्चे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम उन साल्ट के लिए यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा कम सॉल्युबल होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल, जो वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। हम NaCl एग्जाम्पल लेंगे तो बच्चे NaCl तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम लेड क्लोराइड के लेंगे तो बच्चे लेड क्लोराइड है वो वाटर के अंदर इतना ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता, मतलब ज़्यादातर सोल्यूशन के अंदर जो है वो ये खुद अपने मतलब कि इसी सॉलिड फॉर्म में ही पड़ा रहेगा, लेड क्लोराइड के फॉर्म में ही पड़ा रहेगा। इसके जो आयन होंगे वो बहुत कम होंगे। इसी पर हम क्या बोलेंगे, इसे हम स्पेरिंगली जो है वो सॉल्युबल, मतलब इसे बोलेंगे स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट बोलेंगे। अब बच्चे देखिए जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो उस वाटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ होंगी, उस वाटर के अंदर उसके आयन भी होंगे और वो अपनी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में भी वाटर के अंदर मौजूद होगा। ये देखें इसकी इक्वेशन बच्चे देखें, इसको जब हमने वाटर के अंदर आयनाइज किया, देखिए इसकी सॉलिड स्टेट है वो एक्वस में गई और फिर एक्वस के अंदर वो उसके बच्चे जो हैं वो आयन बने हैं Pb+2 और 2 बने हैं Cl नेगेटिव आयन। इनकी बच्चे Kc की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो बिल्कुल लिखनी आसान है, वही प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट और उनके साथ जो कोफिशिएंट होगा वो उनकी पावर बन जाएगा। तो हमने उनकी क्या बना दी है, पावर बना दी है। इस तरह बच्चे हम लेड ऑक्साइड की बात करें
तो लेड सल्फेट की बात करें तो लेड जो सल्फेट हमारे पास है वो भी इस तरह आयोनाइज होगा, वो भी एक्सपीरियंटली सॉल्युबल है। देखिए उसके हमारे पास क्या बन गए हैं, उसके भी जो आयन बन गए। इसकी भी हम जो है केसी की वैल्यू लिख लेते हैं, वो क्या आ गई Pb2 प्लस एस सल्फेट, और नीचे हमारे पास क्या आ गया PbSO4। अब अगर हम बात गौर से देखें बच्चे तो जो PbCl2 है ये तो आयोनाइज ही बहुत कम हुआ है, मीन इसकी कंसनट्रेशन वो क्या है, वो ऑलमोस्ट इक्वल है। जो PbCl2 है इसकी कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है, वो मतलब कि वो चेंज नहीं हुई, वो कांस्टेंट है। तो चूंकि ये कांस्टेंट है, इधर डिवाइड, इसको हम Kc से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जब Kc से इस लेड क्लोराइड को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तुम्हारे पास क्या रहता है, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। समझ आ गई बच्चे कि जब हमारे पास ये लेड क्लोराइड था ये क्या था, ये लेस सॉल्युबल था, बहुत कम था, इसकी ऑलमोस्ट क्वांटिटी इक्वल रहेगी, तो ये Kc से मल्टीप्लाई होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KSP में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह लेड सल्फेट की बात करें तो यहाँ पर लेड सल्फेट बच्चे वो भी कांस्टेंट रहेगा, जब Kc से मल्टीप्लाई होगा तो वो किसको खिला जाएगा, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी। और फिर इनकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है अगर गौर से देखें तो बच्चे वो किसको इक्वल हो गया, जस्ट इनके आयन का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों के आयन का जो प्रोडक्ट होगा वही जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा। इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बच्चे पहले देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions raised to the exponents equal to the coefficient of the balanced chemical equation। के बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो कोफिशिएंट थे वो उनके पावर बन जाएंगे, और फिर उन दो आपस में उनका प्रोडक्ट लेंगे तो वो KSP के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर जो KSP की बच्चे जो वैल्यू है लेड सल्फेट की वो कितनी है, एट 25 डिग्री कितनी है, 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻8। और बच्चे यही भी याद रखना है कि जो KSP होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर को चेंज करने से इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। अब एक और चीज़ याद रखें कि जिसकी KSP की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। अब बच्चे देखें यहाँ पर मैं अगर लेड सल्फेट के साथ अगर लेड क्लोराइड की वैल्यू लिखूँ तो उसकी लेड क्लोराइड की वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁵। तो बच्चे हमें पता है कि जो चीज़ माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। तो मीन जो PbCl2 है, PbCl2 उसकी KSP की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, और लेड सल्फेट की KSP की वैल्यू क्या है, कम। तो मैंने कहा जिसकी KSP की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब लेड क्लोराइड फिर भी ज़्यादा सॉल्युबल होगा और लेड सल्फेट वो क्या होगा, वो कम सॉल्युबल होगा। तो मतलब फिर हमसे ये भी कंसेप्ट आ गया कि अगर हम इन दोनों में से किसी को प्रेसिपिटेट करना चाहें तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा, लेड सल्फेट। क्यों जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, कॉमन आयन की वजह से। क्यों, क्योंकि बच्चे उसकी जो वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लेड क्लोराइड से भी क्या है, वो कम है। और यहाँ पर ये लेड क्लोराइड की एग्जाम्पल दी गई। अब जैसे यहाँ पर वही कोफिशिएंट की क्या बन जाएंगे, उनकी पावर बन जाएंगे। अब इस चीज़ को बच्चे आप समझ लें, ये बिल्कुल आसान है। अब इसको यहाँ एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। देखें हम साथ एग्जांपल इधर लिखते हैं Al2O3। जब ये आयनाइज होकर क्या बना देगा, 2Al3 प्लस, और साथ में बच्चे क्या बन जाएगा हमारे पास, साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, 3O2 -2 बन जाएगा। अब बच्चे इसके अंदर जस्ट है ना, हमने वो करना क्या है, गौर से देखें इसको, सॉरी ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास 3 आएंगे, सॉरी एक मिनट Al2O3 है ना, Al2O3, ये जो Al2O3 है बच्चे देखें, एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है, +3, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2। अब इधर आ जाए, अब ये है AXBY, ये जो बच्चे नीचे लिखा हुआ है ना, ये इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम जब मतलब ये जब आयोनाइज होगा तो इतने एल्यूमिनियम प्रोड्यूस होंगे। बेस के अंदर कितना है, 2, तो मतलब ये 2 एल्यूमिनियम आ गए। अब ऑक्सीजन की जगह कितना है, 3, तो ऑक्सीजन के एटम कितने प्रोड्यूस होंगे, वो 3 प्रोड्यूस होंगे। हाँ जी ऐसे। अब इनकी जो आपको पता है जो वैलेंसी होती है वो एक्सचेंज करनी होती है। जो 3 है बच्चे, सॉरी यहाँ पर इनके जो एटम हैं वो मतलब इनके जो नीचे लिखा है ना, इनको एक्सचेंज करते हैं, मतलब 3 इसको दे देते हैं और 2 इसको दे देते हैं। इस वजह से जो ऑक्सीजन होगी ना उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2, और एल्यूमिनियम कितनी हो जाएगी, 3। तो इधर आ जाएगा +3, और इधर कितनी हो जाएगी हमारे पास, वो -2 हो जाएगी। तो देखें ना, अब यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं, मतलब यहाँ पर A क्या है, एल्यूमिनियम, और X क्या है 2, B क्या है O, और Y क्या है 3। तो देखें क्या हुआ कि जो X था वो हमने A के साथ लिख दिया, मतलब एल्यूमिनियम के साथ हमने 2 लिख दिया, और जो BY था, Y यहाँ पे कितना था 3, तो हमने O के साथ क्या लिख दिया, ये 3 लिख दिया। अब पावर पे आ जाए, जो X है, X वो B की पावर बनानी है। अब X कितनी थी, 2, तो हमने वो O की पावर बनानी, O की पावर हमने क्या बना दी, -2। इसी तरह जो बच्चे जो Y है वो हमने पावर बनानी है A की, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ 3 लिखा हुआ है वो हमने पावर बनाना है एल्यूमिनियम का, वो कितना बन गया, +3 बन गया।
ठीक है। अब इस बच्चे KSP को यूज़ करके हम दो चीज़ें, ये अपने बच्चे टेबल ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इस टेबल से लास्ट में जो हैं वो ये लेड के जितने भी ये जो साल्ट हैं बच्चे, इनकी तो KSP वाले आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, और ये एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर आ भी चुकी हैं, मतलब हर साल तक बनाते हैं ये बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द KSP फ्रॉम द सॉल्बिलिटी। देखें हम सॉल्बिलिटी से KSP की वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं बच्चे। कैसे डिटरमाइन करेंगे KSP की वैल्यू को? देखें इसके लिए पहले हमें वो जो है वो KSP की जो बच्चे इक्वेशन है वो मैं पता, इसको हम ना यहाँ से एग्जांपल से देख लेते हैं, अब क्लियर हो जाएगा। देखें बच्चे हमारे पास अब ये सॉल्बिलिटी हमें दी गई है, कितनी है 0.64 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर। हमने KSP की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। और इक्वेशन लिखने से पहले इसके जो है हम नंबर ऑफ मोल भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि मैंने वो ग्राम्स के अंदर दी है तो हम नंबर ऑफ मोल फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मैस इन ग्राम कितने हैं? 0.64। मोलर मैस इससे कितना निकलेगा? 245.2। कैसे? क्योंकि बच्चे जो लेड होता है इसको होता है 207, और फ्लोरीन कितना होता है 19। 2 फ्लोरीन है, 19 2 बार 38 ऐड करेंगे तो ऑलमोस्ट 245 बनेगा। अब इसके मोल कितने आ गए? 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ ये लेड फ्लोराइड के। अब जब लेड फ्लोराइड आयोनाइज होगा तो बच्चे क्या बनाएगा? Pb2+ और 2F-1। जब टाइम t सेकंड होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो है वो रिएक्टेंट मौजूद होंगे। जब इक्विलिब्रियम के ऊपर आएंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसे गौर से देखें, साथ में कोफिशिएंट देखें। इससे तो कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हमने खाली ये लिख दिया। इसके साथ बच्चे कोफिशिएंट क्या है? 2, तो हमने इसको क्या कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसकी KSP की वैल्यू लिखें बच्चे इक्वेशन। अब अगेन वही लिखेंगे Pb2+ और फ्लोरीन के साथ वो जो 200 कोफिशिएंट है उसकी क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगा। इसके अंदर वैल्यूज पुट कर दें। Pb2+ की वैल्यू पुट कर दी। अब फ्लोरीन के ऊपर कितनी आई थी? 2 मल्टीप्लाई बाई 2.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ उसको क्या ले लिया? स्क्वायर। जब स्क्वायर लेंगे तो उसके में KSP की वैल्यू का पता चल जाएगा। और सेकंड बच्चे हम जो KSP की वैल्यू है उसकी सॉल्बिलिटी बता सकते हैं। अब कैसे हमने बतानी, इसको भी हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, उसकी हमने सॉल्बिलिटी को फाइंड करना है। इसकी पहले इक्वेशन देखें, CaOH ट्वाइस डिजॉल्व क्या बनाएगा? Ca2+ और 2H-। अब बच्चे यहाँ पर देखें, जब इनिशियल स्टेट होगी सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट दोनों क्या होंगे? 0। इक्विलिब्रियम की स्टेट के ऊपर ये क्या हो जाएगा? 0। और देखें अब ये जो है ना प्रोडक्ट, इस इक्वेशन को देखें, कैल्शियम उनका कोफिशिएंट कितना? 1, तो जस्ट S प्रोड्यूस होगा। OH नेगेटिव का कोफिशिएंट कितना? 2, तो वो कितने प्रोड्यूस होंगे? 2S प्रोड्यूस होंगे। अब इस इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन बच्चे क्या होती है? KSP इज इक्वल टू Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव का स्केयर। बच्चे स्केयर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उसका क्या आ रहा था? कोफिशिएंट आ रहा था। अब Ca2+ की जगह पर हमने क्या लिख दिया? S, और OH की जगह पे क्या लिख दिया? 2S, उसका स्केयर ले लिया। तो बच्चे 2S का स्केयर कितना होगा? 4S स्केयर। उस 4S स्केयर को जब S से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 4S³। हमने ये क्या लिख लिया? 4S³। वो किस इक्वल है? 6.5 मल्टीप्लाई बाई -6। और बच्चे इसका हम थर्ड जिजर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? उसका जो है उनकी सॉल्बिलिटी आ जाएगी। अब ये सॉल्बिलिटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि जो Ca2 पॉजिटिव होंगे वो कितने होंगे? इतने होंगे। लेकिन जब हमने OH नेगेटिव आयन को फाइंड करना है तो इसको 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। कितने आ जाएंगे? 2.75 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मोल्स आ जाएंगे। और लास्ट बच्चे है इफेक्ट ऑफ कॉमन आयन ऑन सॉल्बिलिटी। आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो कॉमन आयन होता है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के क्या कर देगा? उसके आयनाइजेशन को सप्रेस कर देगा। एग्जाम्पल देखें बच्चे, लेड क्रोमेट है और सोडियम क्रोमेट है। अब इसमें से बच्चे जो लेड क्रोमेट है उसकी सॉल्बिलिटी जो वो कम होती है, ठीक है, और जो सोडियम क्रोमेट है उसकी सॉल्बिलिटी क्या है? ज़्यादा है। तो कॉमन आयन कौन सा प्रोड्यूस होगा? क्रोमेट आयन। और क्रोमेट आयन जो है ये इस वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो इसकी बचे जो आयनाइजेशन से क्या कर देंगे? उसको फर्दर सप्रेस कर देगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।